हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। बच्चों, ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में हम देख रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उसका पार्ट 1 मैंने बनाया हुआ है और उसमें साझेदारी के मूल तत्व से लगाकर साझेदारी फर्म का समापन वहां तक के दो दो नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। आज की क्लास में हम उसी से आगे अंश पूंजी, ऋण पत्र, कंपनी लेखे, फिर लेखांकन अनुपात और रोकड़ प्रभाव विवरण, इस यूनिट से जो दो दो नंबर वाले क्वेश्चन आप लोगों को आने वाले हैं, जिनकी संभावना है, जो आईएमपी है, उन क्वेश्चंस को हम समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आप सभी का वेलकम है। देखिए, अंश पूंजी एक बहुत ही अच्छी, सरल और बहुत ही बढ़िया यूनिट है और सरल है, जो कि आसानी से समझ में आ जाने वाली। देखिए, उसमें सबसे पहला ही क्वेश्चन बनता है। देखिए, मैं बोल रहा हूं कि हर एक चैप्टर का कोई भी प्रश्न पत्र बनाने वाला आपके बेसिक नॉलेज की चेक करता है और उसी में वो जिस चैप्टर का जो नाम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछेगा। जैसे अंश पूंजी लेखे तो उसमें पहला क्वेश्चन बन सकता है कि अंश पूंजी से क्या है, आपको मालूम है या नहीं। तो अंश पूंजी क्या होती है, तो हम सभी को मालूम है, अंश पूंजी कंपनी की जो पूंजी होती है वो अंशों में बटी हुई होती है और उसे ही हम अंश पूंजी कहते हैं। ये तो सिंपल सी बात हमको मालूम है। अब इसको यदि आपको आंसर के रूप में लिखना है तो अंश पूंजी से अभिप्राय कंपनी द्वारा अंशों के निर्गमन से प्राप्त पूंजी। ये कंपनी अंश पूंजी कैसे प्राप्त करती है, तो कंपनी अंशों का निर्गमन करती है और उससे जो पूंजी प्राप्त करती है उसे हम अंश पूंजी कहते हैं। सिंपल सी बात। दूसरी लाइन, कंपनी की पूंजी छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित रहती है जिसे अंश कहा जाता है। 5 लाख रुपए की पूंजी है जो कि 100 रुपए वाले अंशों में बटी हुई है, तो वो जो 100 रुपए का जो एक इकाई है, एक टुकड़ा है, वो क्या कहलाता है, अंश कहलाता है। इसीलिए कंपनी की पूंजी को अंश पूंजी कहा जाता है। जैसे एक एकाकी व्यापार है, वो 50,000 रुपए पूंजी लगा करके व्यापार प्रारंभ कर रहा है, तो वो 50,000 रुपए उसकी पूंजी है, वो अंश पूंजी नहीं है। लेकिन कंपनी की जो पूंजी होती है वो छोटे छोटे इकाइयों में बटी होती है। जैसे 5 लाख की पूंजी है तो 100 रुपए वाले 5,000 अंशों में बटी है, तो 100 रुपए का जो एक टुकड़ा है वो अंश कहलाता है, वो शेयर कहलाता है और इसीलिए कंपनी की पूंजी को हम अंश पूंजी कहते हैं। इस प्रकार अंशधारियों द्वारा अंशों के अंकित मूल्य में निवेशित राशि को सामूहिक रूप से अंश पूंजी कहा जाता है। जितने भी अंशधारी जो शेयर खरीदते हैं उनकी जो सामूहिक रूप से जो राशि बनती है वो कहलाती है अंश पूंजी। तो आईएमपी प्रश्न बन गया पहला हमारा, अंश पूंजी से क्या है। दूसरा है संचित पूंजी। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, संचित पूंजी से क्या है। तो स्टूडेंट, एक सीमित दायित्व वाली कंपनी एक विशेष प्रस्ताव पारित करके यह निश्चित कर सकती है कि न मांगी गई पूंजी के किसी निश्चित भाग को कंपनी के समापन को छोड़कर किसी भी दशा में अंशधारियों से मंगाया नहीं जाएगा। जैसे 100 रुपए में से कंपनी के द्वारा 80 रुपए मंगा लिए गए हैं और 20 रुपए अभी नहीं मंगाए हैं। अब कंपनी एक प्रस्ताव पारित करके डिसाइड कर सकती है कि इस 20 रुपए को कंपनी के समापन पर ही मंगाया जाए। मतलब न मांगी गई पूंजी को ही, या न मांगी गई पूंजी के इस भाग को क्या बोलते हैं, संचित पूंजी बोलते हैं। ठीक है, जो कि कंपनी के समापन पर ही मांगी जाती है। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। तीसरा, अंश किसे कहते हैं, तो प्रत्येक कंपनी की समस्त पूंजी एक निश्चित राशि के छोटे छोटे हिस्सों, टुकड़ों, इकाइयों में विभक्त रहती है और ऐसी प्रत्येक इकाई, प्रत्येक टुकड़े, प्रत्येक हिस्से को ही हम क्या बोलते हैं, अंश कहते हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार अंश से तात्पर्य कंपनी की अंश पूंजी में रहने वाले अंशों से है और जहां भी अंशों और स्कंदों में स्पष्ट अंतर न हो वहां इसमें स्कंद भी शामिल माना जाता है। अंश दो प्रकार के होते हैं, समतांश, पूर्वाधिकार अंश। आप इसमें और जोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर है आगे आ गया समतांश किसे कहते हैं, तो समतांश से तात्पर्य ऐसे अंशों से है जो पूर्वाधिकार अंश नहीं है। समता अंश से आशय ऐसे अंश से है जो कि पूर्वाधिकार अंश नहीं है। समता अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, इन्हें मत देने का अधिकार होता है। कंपनी के समापन पर इन्हें पूंजी सबसे अंत में दी जाती है। इन्हें एक निश्चित प्रतिशत की दर से लाभांश का वितरण नहीं होता है। ये सारी बातें समतांश पूंजी में आप लिख सकते हो, मन से भी उसमें जोड़ सकते हो। ठीक है, फिर है अंशों के सार्वजनिक अभिधान से क्या है, सार्वजनिक अभिधान। अब ये क्या होता है, जब कंपनी अंशों के निर्गमन द्वारा पूंजी जुटाना चाहती है, तो कंपनी को जो पूंजी है वो कहां से इकट्ठी करना है, अंशों के द्वारा।
तो सामान्यतः अंशों के क्रय करने हेतु जनता से आवेदन आमंत्रित करती है। हम जो अंश पूंजी लेके की जो जनरल एंट्रियां करते हैं उसमें कंपनी अंशों का निर्गमन करती है, तो आवेदन मंगाए जाते हैं। वे जिसको भी अंश खरीदना है वो आवेदन पत्र दे, तो आवेदन आमंत्रित करती है और इसके लिए प्रविवरण जारी किया जाता है। प्रविवरण के माध्यम से आवेदन मंगाए जाते हैं। अंशों के लिए जनता से प्राप्त आवेदन को अंशों का सार्वजनिक अभिदान कहते हैं। और अंशों के लिए खरीदने के लिए लोगों के द्वारा जो भी आवेदन राशि दी जाती है वही आवेदन राशि क्या कहलाती है? सार्वजनिक अभिदान। मतलब लोगों के द्वारा दिया गया सार्वजनिक अभिदान कहलाता है। अभिदान अति अभिदान भी हो सकता है, न्यून अभिदान भी हो सकता है। मतलब आपने 1000 अंश निर्गमित किए तो 1200 अंशों के लिए आवेदन आ सकता है, तो वो अति अभिदान होगा। आपने 1000 अंश निर्गमित किए 800 अंशों के लिए आवेदन आ रहा है, तो ये न्यून अभिदान कहलाएगा। ठीक है, तो जनता में अंशों को क्रय करने के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है और इसके लिए प्रविवरण जारी किया जाता है और जनता के द्वारा अंशों के आवेदन की जो राशि कंपनी को दी जाती है इसे ही हम सार्वजनिक अभिदान कहते हैं। ठीक है, और भी न्यूनतम अभिदान, अभी मैंने बताया कि न्यूनतम अभिदान से अभिप्राय पूंजी की उस न्यूनतम राशि से है जिसे कंपनी द्वारा अंशों का आवंटन प्रारंभ करने के पूर्व प्राप्त कर लिया जाना चाहिए। न्यूनतम अभिदान सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार न्यूनतम अभिदान की कुल राशि की गई राशि का 90% से कम नहीं होना चाहिए। जैसे कंपनी ने 1000 अंश जारी किए तो कंपनी को कम से कम 90% अभिदान मिलना चाहिए। 90% से कम अभिदान मिलेगा तो कंपनी अंशों का आवंटन नहीं कर सकती, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे सामने आ गए 6 प्रश्न आ गए। भाई बहुत बड़ी यूनिट है और इसमें से कुछ भी प्रश्न बन सकता है, इसलिए आप इनको यदि समझ लेंगे तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें यदि मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट प्रश्न बताऊं कि सर आपने हर एक यूनिट में से 4 क्वेश्चन बताए हैं, तो बिल्कुल मैं इसमें से आप लोगों को बता सकता हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अंश पूंजी से आप क्या समझते हैं या अंश पूंजी से क्या आशय है। दूसरा है, ये भी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, ये तो आईएमपी है ही। दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है कि संचित पूंजी से क्या आशय है, बिल्कुल वेरी आईएमपी है। मैं 4 क्वेश्चन बताऊंगा और आपको बिल्कुल वो याद करना है। फिर है समतांश से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन भी वेरी आईएमपी बनता है। ठीक है, समतांश और अंशों के सार्वजनिक अभिदान से क्या आशय है, ये 4 क्वेश्चन। हर एक यूनिट से मैंने 4 क्वेश्चन बताए, आप इन 4 क्वेश्चंस को 2-2 नंबर वाले याद कर लीजिए, बिल्कुल एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, इस यूनिट से मैंने 4 बता दिया। पहला क्वेश्चन कौन सा देख लीजिए, अंश पूंजी से क्या आशय है। दूसरा है संचित पूंजी से क्या आशय है। तीसरा है समता अंश से आप क्या समझते हैं और चौथा है अंशों के सार्वजनिक अभिदान से क्या आशय। 4 प्रश्न। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं ऋण पत्र की ओर। ये 2-2 नंबर वाले चल रहे हैं। मैंने जो आपको गणित बताया था 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव, उसके लिए 2 वीडियो बना चुका हूं। 20 नंबर आपको प्रोजेक्ट के मिलने वाले हैं 52, और ये 10 प्रश्न जो 2-2 नंबर वाले आने वाले हैं, ये मैं फॉर्मूला बता रहा हूं 20 नंबर का, तो ये हो जाता है आपके 72 मार्क्स। ठीक है, तो ये हमारी हो गई कौन सी, अंश पूंजी। अब हम चलेंगे ऋण पत्रों की तरफ। ऋण पत्र जो इसी से रिलेटेड है, ठीक है, डिबेंचर। ऋण पत्र में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है आईएमपी वाला, ऋण पत्र का अर्थ बताइए। बहुत सरल, देखिए परीक्षा में आप देखिए क्वेश्चन आपको सरल ही मिलेगा, कठिन कहाँ लगता है, आप उसको पहली बार देखते हो और याद करते हो और उसके बाद आप कभी पलटा के नहीं देखते और इसलिए आपको वो चीज कठिन लगती है। आप यदि बार बार किसी चीज को पढ़ेंगे तो वो आपको आसान लगने लग जाती है, सरल लगने लग जाती है। यही कठिन और सरल की परिभाषा होती है। ठीक है, तो ऋण पत्र का अर्थ बताइए। तो ऋण पत्र का अर्थ क्या होता है, ऋण पत्र एक प्रपत्र है जो किसी ऋण की प्राप्ति की स्वीकृति है तथा जो कंपनी की सार्व मुद्रा के अधीन निर्गमित किया जाता है, या फिर ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का एक प्रमाण है। और कैसा प्रमाण है, लिखित प्रमाण है। तो इसलिए ऋण पत्र एक प्रमाण पत्र हो गया जो कि कंपनी के द्वारा लिए गए ऋण का एक लिखित प्रमाण पत्र होता है,
जो कंपनी की सार्वमुद्रा के अधीन निर्गमित किया जाता है। बस यही जो सिंपल सी भाषा में बता रहा हूं ऐसे ही लिखना है आपको। ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का एक लिखित प्रमाण पत्र होता है जिसे कंपनी अपनी सार्वमुद्रा के अधीन जारी करती है। ऋण पत्र दीर्घकालीन प्रकृति के होते हैं। ऋण पत्र कैसे होता है? दीर्घकालीन प्रकृति का होता है। ऋण पत्र पर एक निश्चित प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाता है, प्रति 6 माही ब्याज दिया जाता है। तो सिंपल सी बातें ये आपको मालूम होना चाहिए। 2-3 बातें मैंने बता दी। ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का एक प्रमाण पत्र है या लिखित प्रमाण पत्र है। ये कंपनी की सार्वमुद्रा के अधीन जारी किया जाता है। ऋण पत्र दीर्घकालीन होते हैं, इन पर एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है और प्रति 6 माही ब्याज दिया जाता है। बस हो गया ऋण पत्र। ठीक है, आगे चलते। परिभाषा, भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार परिभाषा क्या है? ऋण पत्र में कंपनी का ऋण पत्र स्कंध, बॉन्ड तथा कंपनी की अन्य प्रतिभूतियां सम्मिलित है, चाहे वे कंपनी की संपत्ति पर प्रभार रखती हो या नहीं। प्रभार का मतलब होता है कंपनी जब ऋण पत्र जारी करती है तो उन ऋण पत्रों के ऊपर कोई संपत्ति गिरवी रख देती है, तो वो क्या कहलाता है? प्रभार कहलाता है। तो 2 प्रश्न हो गए ऋण पत्र। अब तीसरा प्रश्न आ रहा है बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? तो बॉन्ड एक लिखित प्रपत्र है। ये भी प्रपत्र है और कैसा है? लिखित है, जो कि ऋण पत्र के समान ही ऋण का प्रमाण पत्र है। बॉन्ड भी एक ऋण का लिखित प्रमाण है और एक प्रपत्र है। पहले परंपरागत रूप में इनका निर्गमन सरकार के द्वारा ही किया जाता था, परंतु वर्तमान में इन्हें अर्ध सरकारी और निजी संस्थाओं द्वारा भी जारी किया जाता है। भाई ये भी वही है, ऋण पत्र जैसा है वैसे ये भी है। ऋण पत्र जो बॉन्ड है ये भी एक ऋण का प्रमाण पत्र है, लिखित प्रमाण पत्र है। और पहले केवल सरकार ही बॉन्ड जारी करती थी, अब अर्थशास्त्रीय संस्थाएं, प्राइवेट संस्थाएं भी इन्हें जारी कर सकती है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी बहुत बढ़िया बनता है और आता है कई बार। ये 2 नंबर में आ सकता है। अंश और ऋण पत्रों में अंतर बताइए। आप बहुत सिंपल तरीके से देखिए, ये बहुत आसान से क्वेश्चन है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। अंश और ऋण पत्र में अंतर। अंश क्या होते हैं? कंपनी की अधिकृत पूंजी छोटी छोटी इकाइयों में बटी होती है, उसे अंश पूंजी या उसे अंश कहते हैं। कंपनी की जो पूंजी है वो छोटी छोटी इकाइयों में बटी होती है और प्रत्येक इकाई को अंश कहते हैं। ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का एक प्रमाण पत्र। अंशों के ऊपर लाभांश मिलता है, ऋण पत्र के ऊपर ब्याज, अंशों के ऊपर लाभांश दिया जाता है और ऋण पत्रों के ऊपर ब्याज दिया जाता है। अंशधारी कंपनी का स्वामी होता है, ऋण पत्रधारी कंपनी का लेनदार होता है। फिर अंश 2 प्रकार के होते हैं और ऋण पत्र अनेक प्रकार के होते हैं। और भी है, अंशों का भुगतान कंपनी के जीवन काल में नहीं होता, मतलब बीच में अंशों का भुगतान नहीं किया जाता है, लेकिन ऋण पत्रों का भुगतान एक निश्चित समय के बाद में किया जाता है। बस 2 आपको कोई से भी याद कर लेना है। ठीक है, अब इसमें मैं यदि आपको बता दूं, एक क्वेश्चन ये और इंपॉर्टेंट बनता है, कौन सा? सुरक्षित ऋण पत्र से क्या आशय है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी मैं बताने वाला हूं, 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। सुरक्षित ऋण पत्र से क्या आशय है? सुरक्षित ऋण पत्रों के भुगतान की सुरक्षा के लिए कंपनी अपनी संपत्ति जमानत पर रखती है। तो सुरक्षित, कोई भी चीज सुरक्षित कैसे? बैंक हमें लोन देती है तो किस पर देती है? वो हमारी कोई चीज गिरवी रखती है। साहूकार हमें लोन देता है तो वो हमारा गोल्ड या चांदी एक गिरवी रखता है, मतलब उसने जो ऋण दिया है वो सुरक्षित हो गया उसके लिए। आप यदि वो लोन वापस नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो आपकी सोना चांदी बेच देगा और पैसा वसूल कर लेगा। इसी प्रकार से कंपनी ऋण पत्र जारी करिए और वो ऋण कैसा होगा? सुरक्षित ऋण पत्र होगा। तो कब होगा? कंपनी उस ऋण पत्र के ऊपर अपनी कोई संपत्ति गिरवी रख रही है, जमानत के रूप में रख रही है, और इसीलिए ऐसे ऋण पत्र की राशि सुरक्षित होती है। तो सुरक्षित ऋण पत्रों के भुगतान की सुरक्षा के लिए कंपनी अपनी संपत्ति जमानत पर रखती है। यदि कंपनी इन ऋण पत्रों का भुगतान नहीं करती है तो ऋण पत्रधारी कंपनी की संपत्ति बेचकर अपनी रकम प्राप्त कर लेते हैं। ऋण पत्रधारी को अधिकार है कि निश्चित समय पर यदि कंपनी उसके ऋण पत्र की राशि वापस नहीं लौटाती है तो ऋण पत्रधारी उस कंपनी की संपत्ति को बेच सकते हैं जो कंपनी ने ऋण पत्र जारी करते समय उस पर अधिभार के रूप में गिरवी रखी हुई है। इन्हें सुरक्षित या प्रतिभूति ऋण पत्र भी कहा जाता है और इन्हें बंधक ऋण पत्र भी कहते हैं। देखिए अलग अलग नाम आ गए, सुरक्षित ऋण पत्र, प्रतिभूति ऋण पत्र या बंधक ऋण पत्र। इन सभी को हम क्या बोलते हैं? सुरक्षित ऋण पत्र। क्लियर?
चलिए अब हम आईएमपी प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, ऋण पत्र का अर्थ बताइए। एक हो गया, बिल्कुल पढ़ लेना। ऋण पत्र का अर्थ बताइए। ऋण पत्र की एक परिभाषा दीजिए, ये भी पूछा जा सकता है। वैसे ये नहीं आएगा, जान दो इसको, ठीक है। ऋण पत्र की परिभाषा हम हटा देते हैं। ऋण पत्र का अर्थ बताइए, ये पढ़ लेना। फिर बॉन्ड से क्या आशय है, ये पढ़ लेना। बॉन्ड किसे कहते हैं, ऋण पत्र से क्या आशय है, बॉन्ड से क्या आशय है। दो प्रश्न हो गए। तीसरा यह बन जाएगा, अंश ऋण पत्र में दो अंतर बताइए। 2 नंबर में पूछा जा सकता है इसको, इसलिए आप इसको बिल्कुल याद कर लेना। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और लास्ट क्वेश्चन है, सुरक्षित ऋण पत्र से क्या आशय है, केवल सुरक्षित ऋण पत्र से क्या आशय है, ठीक है। ये आईएमपी क्वेश्चन, ऋण पत्र से क्या आशय है, बॉन्ड से क्या आशय है, और सुरक्षित ऋण पत्र से क्या आशय है, और अंश और ऋण पत्र में अंतर। ये 4 प्रश्न, ठीक। चलिए अब हम आगे बढ़े। ऋण पत्रों के बाद हम आ जाते हैं कंपनियों के या कंपनी के वित्तीय विवरणों की तरफ। कंपनी के वित्तीय विवरण, तो ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन बता रहा हूं, मतलब 72 नंबर का फॉर्मूला बता रहा हूं आप लोगों को मैं, 70 नंबर का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, ठीक है। कंपनी के वित्तीय विवरण, तो वित्तीय विवरण में जैसे मैं बता रहा हूं कि हर बार आप लोगों को बता रहा हूं कि जो चैप्टर का नाम होता है वो जरूर पूछा जाता है, वित्तीय विवरण का क्या आशय है, वित्तीय विवरण का क्या आशय है, या वित्तीय विवरण किसे कहते हैं, वित्तीय विवरणों से आप क्या समझते हैं। तो वित्तीय विवरणों से आशय ऐसे विवरणों से है जो किसी व्यवसाय की लाभदायकता तथा वित्तीय स्थिति का चित्र प्रस्तुत करते हैं। वित्तीय विवरण, लाभ हानि खाता, चिट्ठा, ये क्या कर रहे हैं, ये वित्तीय विवरण है। और ये क्या कर रहे हैं, व्यापार की लाभदायकता बता रहे हैं, मतलब लाभ हानि खाते से शुद्ध लाभ पता चल रहा है, चिट्ठे से स्थिति आर्थिक स्थिति का पता चलता है। तो वित्तीय विवरण वे विवरण है जो एक व्यवसाय की लाभदायकता और वित्तीय स्थिति का चित्र प्रस्तुत करते हैं कि कंपनी को कितना लाभ हुआ, कंपनी के पास कितनी वित्तीय आर्थिक स्थिति है, वो बताता है। संक्षेप में वित्तीय विवरणों से अभिप्राय ऐसे विवरणों से है जिनमें व्यवसाय से संबंधित वित्तीय सूचनाओं का वर्णन रहता है। वित्तीय विवरण मतलब व्यवसाय से संबंधित वित्तीय सूचनाओं का वर्णन। वित्तीय विवरण के अंतर्गत मुख्य रूप से 2 विवरण सम्मिलित किए जाते हैं, एक चिट्ठा और दूसरा लाभ हानि विवरण। एक चिट्ठा और दूसरा लाभ हानि। पहला आईएमपी क्वेश्चन साथ में बता दे जाता हूं कि ये भी आईएमपी का क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में आ गया है और इस बार के लिए भी आईएमपी है। कंपनी के स्थिति विवरण से क्या आशय, दूसरा आईएमपी क्वेश्चन, कंपनी के स्थिति विवरण से क्या आशय। स्थिति विवरण मतलब चिट्ठा। वर्तमान में कंपनी का स्थिति विवरण कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अनुसार बनाना अनिवार्य है। जो 2013 में कंपनी अधिनियम जो संशोधित हुआ उसमें यह अनिवार्य कर दिया गया कि कंपनी को अपना स्थिति विवरण अनुसूची 3 के अनुसार बनाना पड़ेगा। अनुसूची 3 में उसका एक प्रारूप दिया गया है, उसके अनुसार उसको चिट्ठा बनाना पड़ेगा। स्थिति विवरण एक निश्चित तिथि को व्यवसाय की संपत्ति, क्षमता और दायित्व को प्रकट करता है और व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को स्पष्ट करता है। इसमें तथ्यों समंकों को विधिवत, औपचारिक, बोधगम्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अनुसूची भाग 3 की अनुसूची 3 के भाग 1 में स्थिति विवरण का प्रारूप दिया गया है। अनुसूची 3 कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची 3 के भाग 1 में चिट्ठे का प्रारूप दिया गया है, उसके अनुसार ही कंपनी को स्थिति विवरण बनाना पड़ता है। तो 2 क्वेश्चन हो गए हमारे, ठीक है। कंपनी के आय विवरण से क्या आशय है, तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे है ना मैंने बिल्कुल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पहले से ही सिलेक्ट करके रखे हुए हैं। कंपनी के आय विवरण क्या होते हैं, आय विवरण मतलब व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, ये आय विवरण होते हैं। मतलब जो वित्तीय विवरण होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, आय विवरण, स्थिति विवरण। तो आय विवरण में यह व्यावसायिक उपक्रम के क्रियाकलापों की स्थिति के निर्धारण के उद्देश्य से तैयार किया जाता है, अतः इसमें उपार्जित आगम आय के उपार्जन पर किए गए खर्चों को दर्शाया जाता है। लाभ हानि विवरण में व्यापार खाता भी शामिल होता है और यह लेखांकन वर्ष के शुद्ध लाभ, शुद्ध हानि को प्रदर्शित करता है। कुल मिला के आय विवरण, कंपनी के आय विवरण का मतलब
व्यापार खाता और लाभ हानि खाता जो व्यापार के लाभ हानि के बारे में वर्णन करता है। ये सिंपल सी भाषा में ये भी लिख सकते हो। आय विवरण से मतलब व्यापार खाता, लाभ हानि खाता जो कि व्यापार के क्रियाकलाप मतलब संचालन संबंधी गतिविधियों का वर्णन करता है, व्यवसाय की लाभदायकता क्षमता के बारे में बताता है, व्यवसाय को कितना शुद्ध लाभ हुआ इसके बारे में वर्णन करता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 3 प्रश्न। और भी बन सकता है। चौथा प्रश्न ये बन गया, गैर चालू संपत्ति से क्या अर्थ है? गैर चालू संपत्ति से क्या अर्थ है? गैर चालू संपत्तियां मतलब स्थायी संपत्तियां। गैर चालू संपत्तियां मतलब स्थायी संपत्तियां, भवन, मशीनरी, फर्नीचर, भूमि, मशीन, ये सभी क्या है? गैर चालू संपत्तियां हैं जिनकी उम्र 1 वर्ष से अधिक होती है, जो दीर्घकालीन होती है, जो स्थायी होती है, व्यापार के लाभ कमाने में मदद करती है, ये सभी गैर चालू संपत्तियां कहलाती है। गैर चालू संपत्ति से आशय उस संपत्ति से है जो 1 वर्ष से अधिक के लिए रखी जाती है। 1 वर्ष से अधिक, ये याद रख लेना। इसमें निम्न संपत्तियां शामिल होती है। मूर्त संपत्तियां हैं जैसे भवन, प्लांट, मशीनरी। अमूर्त संपत्तियां जैसे ख्याति, ट्रेडमार्क आदि। और भी जैसे मैंने बताया आप लोग, ये दीर्घकालीन होती है, लाभ कमाने में मदद करती है, स्थायी होती है, ये सभी क्या कहलाती है? दीर्घकालीन। तो कितने प्रश्न हो गए? एक, गैर चालू संपत्ति से क्या है, आपको भटकने की जरूरत नहीं है ना। फिर दूसरा मैंने बताया कंपनी के आय विवरण से क्या से है, तीसरा बताया कंपनी के स्थिति विवरण से क्या से है, और चौथा मैंने बताया वित्तीय विवरण कहाँ से। बताइए 4 क्वेश्चन। ठीक है, ये बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूं, आप करेंगे तो 99.9% में बोल रहा हूं आपके लिए क्वेश्चन आ सकते। चलिए आगे बढ़े हम। अब आ रहा है हमारे पास लेखांकन अनुपात। लेखांकन अनुपात देखेंगे, रेशो एनालिसिस। ये चीजें ऐसी है जो आप लोगों को 2-2 नंबर जो मैं बता रहा हूं, ये 2-2 नंबर गैसिंग है जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मायने रखती है। लेखांकन अनुपात से क्या है? पहला क्वेश्चन, आईएमपी क्वेश्चन, लेखांकन अनुपात क्या होता है? तो वित्तीय विवरणों पर आधारित अनुपात को लेखांकन अनुपात कहा जाता है। तो अनुपात, चलो सबसे पहले हम थोड़ा सा उसको समझ लो। आप समझ गए ना तो आप मन से भी लिख दोगे, आपको क्वेश्चन याद नहीं। अनुपात, अनुपात किससे रिलेटेड है? गणित से रिलेटेड है। 10वीं क्लास में हमने गणित में पढ़ा था अनुपात समानुपात। तो ये 2 संख्याओं के बीच में संबंध बताता है, वो अनुपात कहलाता है। अब यहाँ पर जो 2 संख्याएं ली जा रही है, कहां से ली जा रही है? अकाउंट से ली जा रही है, लेखांकन से ली जा रही है, और उन लेखांकन की जो 2 संख्याएं हैं उनके बीच में संबंध बता रहा है, वो कहलाता है लेखांकन अनुपात। बस आप आपके मन से लिख दो। वित्तीय विवरण मतलब आय विवरण, स्थिति विवरण। आय विवरण मतलब व्यापार खाता, लाभ हानि खाता। स्थिति विवरण मतलब चिट्ठा। तो वित्तीय विवरणों पर आधारित अनुपात को लेखांकन अनुपात कहा जाता है। इन्हें वित्तीय अनुपात भी कहा जाता है। 2 लेखांकन आंकड़ों के मध्य संबंध स्थापित करने को ही लेखांकन अनुपात कहते हैं। 2 लेखांकन आंकड़े, 2 लेखांकन आंकड़े मतलब चालू संपत्ति, चालू दायित्व, स्थायी संपत्ति, स्थायी दायित्व, पूंजी, समतांश पूंजी, ऋण पत्र, ऋण। तो ये 2 आंकड़ों, ऐसे 2 आंकड़े कोई से भी ले लिए और उनके बीच में संबंध, विक्रय और सकल लाभ, इनके बीच में संबंध बताना है। तो ये जो संबंध बताना है यही कहलाता है लेखांकन अनुपात। अनुपात 2, ये गणित से रिलेटेड है। 2 संख्याओं के बीच में संबंध अनुपात। तो अकाउंट की जो 2 संख्याएं आप उठाओगे तो क्या बन जाएगा? लेखांकन अनुपात बन जाएगा। दूसरा है अनुपात विश्लेषण। अनुपात विश्लेषण क्या है? तो ये वित्तीय विवरणों के विश्लेषण करने की एक तकनीक है। वित्तीय विवरण मतलब आय विवरण और स्थिति विवरण। और ये जो आय विवरण, स्थिति विवरण है, इनका एनालिसिस किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है कि भाई हमें प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, लॉस हुआ तो क्यों हुआ, हमारे पास कितनी स्थायी संपत्तियां हैं, कितनी चालू संपत्तियां हैं, हमारे पास कितने दीर्घकालीन ऋण है, ये सारे एनालिसिस किया जाता है। लाभ कमाने की हमारी क्षमता क्या है, भुगतान करने की हमारी क्षमता क्या है, ये सब विश्लेषण किया जाता है। और अलग अलग नजरिए से विश्लेषण किया जाता है, और विश्लेषण करने की अलग अलग तकनीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे रोकड़ प्रवाह विवरण जो चैप्टर है, वो एक विश्लेषण करने की तकनीक है। ये लेखांकन अनुपात, ये भी विश्लेषण करने की एक तकनीक है। इसके पहले तुलनात्मक आय विवरण, समता, जो सम आकार विवरण, ये सभी विश्लेषण करने की तकनीक होती है। तो इसी प्रकार से अनुपात विश्लेषण क्या है?
ये वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की एक तकनीक होती है, अनुपात विश्लेषण। तो अनुपात विश्लेषण का आशय वित्तीय विवरणों की मदों के मध्य संबंध स्थापित करके लेखांकन अनुपातों के आधार पर व्यवसाय के वित्तीय विश्लेषण से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम तरलता अनुपात। तरलता अनुपात ये तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। तरलता अनुपात से आशय वे अनुपात होते हैं जो संस्था की चालू दायित्व चुकाने की क्षमता का मापन करते हैं कि जो संस्था है अपने चालू दायित्व का भुगतान करने में कितनी सक्षम है। तुरंत यदि उसको चालू दायित्व का भुगतान करना होगा तो किस प्रकार से कर सकती है। इन अनुपातों से संस्था की अल्पकालीन शोधन क्षमता की जानकारी प्राप्त होती है। अल्पकालीन भुगतान करने की क्षमता ये कहां से पता चलती है, तरलता अनुपात से, जिसके आधार पर तरलता में सुधार हेतु प्रयास किए जा सकते। आदर्श तरलता अनुपात है 1:1, ये भी लिख सकते ये लाइन। तरलता अनुपात मतलब, अब आप देखो मैं अब अपनी भाषा में बता देता हूं, ठीक है। ये तो हो गई हमारी एक नोट्स वाली बात, एक सरल से भाषा में। तरलता अनुपात मतलब चालू संपत्ति और तरल संपत्ति और चालू दायित्व के बीच में संबंध को ही हम बोलते हैं तरलता अनुपात। इसके माध्यम से, ये सरल भाषा में, हमारी भाषा में बोल रहा हूं, तरलता अनुपात मतलब तरल संपत्ति और चालू दायित्व इन दोनों के बीच में संबंध। अब इसका परिणाम, इससे अल्पकालीन भुगतान करने की क्षमता का पता चलता है। तीसरी बात, आदर्श तरलता अनुपात कौन सा है, 1:1। बस ये 3 बातें याद रख लो। आप इसका अर्थ लिख दोगे तरलता अनुपात का मतलब, पहला इसका सूत्र बता दो, तरलता अनुपात से आशय तरल संपत्ति और चालू दायित्व के मध्य संबंध। दूसरा, तरलता अनुपात क्या बताता है, अल्पकालीन भुगतान करने की क्षमता का विश्लेषण करता है। और तीसरा, आदर्श तरलता अनुपात 1:1 होता है। बस ये 3 बातें याद रख लोगे, आप तरलता अनुपात का अर्थ लिखाओगे। चलिए आगे बढ़े हम। इसी प्रकार से चालू अनुपात, चालू अनुपात क्या होता है, तो अब इसको भी मैं सरल भाषा में बता देता हूं। चालू अनुपात चालू संपत्ति चालू दायित्व के मध्य संबंध बताता है। ये भी अल्पकालीन मतलब 1 वर्ष की जो भुगतान करने की क्षमता है उसके बारे में बताता है। आदर्श चालू अनुपात है 2:1, उसका सूत्र लिख दो, चालू अनुपात बराबर चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व। ऐसे आप तरलता अनुपात में भी सूत्र लिख सकते हैं, तरल संपत्ति बटे चालू दायित्व। ठीक, फिर और आगे बढ़ेंगे हम, ऋण क्षमता अनुपात। थोड़े से इसमें 1-2 आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने पड़ेंगे क्योंकि कोई सा भी पूछा जा सकता है। ऋण क्षमता अनुपात में ऋण और समता ये दोनों के बीच में संबंध बताना है। ऋण मतलब यहाँ पर दीर्घकालीन ऋण और समता मतलब अंशधारियों का कोष। समता इक्विटी, समता का मतलब यहाँ पर इक्विटी। तो अंश ऋण समता अनुपात, तो सबसे ऊपर क्या आ गया, ऋण मतलब दीर्घकालीन ऋण, समता मतलब अंशधारियों का कोष। इन दोनों के बीच में संबंध बताने वाले अनुपात को हम बोलते हैं ऋण समता अनुपात। ठीक, देखो यह अनुपात दीर्घकालीन ऋणों और अंशधारियों के कोष के मध्य संबंध को प्रकट करता है। इस अनुपात से संस्था के दीर्घकालीन ऋणों के भुगतान करने की क्षमता का पता लगाया जा सकता है। यहीं पर छुपा हुआ है, ऋण मतलब दीर्घकालीन ऋण और समता मतलब अंशधारियों का कोष। और ये क्या विश्लेषण करता है, ये दीर्घकालीन ऋणों के भुगतान करने की क्षमता का विश्लेषण करता है। फिर स्कंद आवर्तन अनुपात, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो ये स्टॉक, यह अनुपात एक निश्चित अवधि में विक्रय किए गए माल की लागत का उस अवधि के स्टॉक के औसत मूल्य से संबंध स्थापित करता है। जैसे बेचे गए माल की लागत और औसत स्टॉक, ये बताता है स्टॉक आवर्तन अनुपात। बेचे गए माल की लागत ऊपर COGS शॉर्ट में है ना, COGS ये भी लिख सकते हैं, बेचे गए माल की लागत बटे एवरेज स्टॉक, ये उसका संबंध बताता है। तो यह अनुपात एक निश्चित अवधि में विक्रय किए गए माल की लागत और उसी अवधि के स्टॉक के औसत मूल्य के बीच में संबंध बताता है। तो अब हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, है ना, लेकिन अब आप लोगों को तो बहुत कम बताना है कि वे 5 कौन कौन से आ सकते हैं सर, हमें तो वो बताइए। तो मैं आप लोगों को केवल 4 या 5 क्वेश्चन बता सकता हूं कौन कौन से हैं। तो पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, लेखांकन अनुपात से क्या आशय है। ठीक,
एक ये कर लेना आप लोगों ने। दूसरा अनुपात विश्लेषण, अनुपात विश्लेषण से क्या है, दो हो गए, लेखांकन अनुपात और दूसरा अनुपात विश्लेषण, एक क्वेश्चन पक्का। ठीक, तीसरा तरलता अनुपात को समझाइए और चौथा चालू अनुपात को समझाइए। ये 4 क्वेश्चन कर लो, तरलता अनुपात और चालू अनुपात, अनुपात विश्लेषण और लेखांकन अनुपात, अनुपात विश्लेषण और लेखांकन अनुपात, ये 4। लेखांकन अनुपात से आप क्या समझते हैं, अनुपात विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, तरलता अनुपात को समझाइए और चालू अनुपात को समझाइए। बस ये 4 क्वेश्चन कर लेना, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं, ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस ये 4 क्वेश्चन कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई देखो, सब करने के बजाय आप कुछ सिलेक्टेड करोगे तो आप बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। मैं जो 4 क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, आप यदि इनको पढ़ लेंगे तो मैं 90% आपको बोल रहा हूं कि आपके क्वेश्चन बहुत सारे इसमें से आ जाएंगे। भाई आप 100 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और आपको 100 पूरे याद नहीं है, आप उसके बजाय जो 10 यूनिट है, जैसे मान लो हमारी जितने भी यूनिट है, तो उन यूनिट से 4 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, इनको आप पक्का कर लेंगे तो आपके यदि इसमें से 9 क्वेश्चन भी आ गए तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो इसलिए ये मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बता रहा हूँ कि भाई ये जो 4 क्वेश्चन भी आप कर लेंगे तो ये भी आपके लिए बहुत ही काम की चीज है। चलिए, अब रेशियो एनालिसिस हो गया, आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में आ जाते हैं। रोकड़ प्रवाह विवरण, ये लास्ट यूनिट है। तो रोकड़ प्रवाह विवरण, पहला क्वेश्चन ये बन गया, रोकड़ प्रवाह विवरण से क्या से है, ये कर लेना, रोकड़ प्रवाह विवरण। रोकड़ तुल्य से क्या से है, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, रोकड़ प्रवाह विवरण रोकड़ तुल्य से क्या से है, परिचालन क्रियाओं से क्या से है, परिचालन क्रियाएं मतलब संचालन क्रियाएं, परिचालन क्रियाएं मतलब संचालन क्रियाएं। 3 क्वेश्चन हो गए ये। और विनियोजन क्रियाएं क्या होती है, विनियोजन मतलब विनियोग क्रियाएं, विनियोजन मतलब विनियोग क्रियाएं। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन शुरू से, ये 4 क्वेश्चन आप कर लेंगे, फाइनल हो गया। रोकड़ प्रवाह विवरण से क्या से है, रोकड़ तुल्य से आप क्या समझते हैं। तीसरा हो गया, परिचालन क्रियाओं से आप क्या समझते हैं, विनियोजन क्रियाएं क्या होती है, विनियोजन क्रियाएं मतलब विनियोग क्रियाएं क्या होती है। ठीक है, बस ये 4 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से जो हमने अभी यूनिट्स देखी, जितनी भी मैंने आप लोगों को बताई, करीब हमारी पहली यूनिट थी लेखांक, जो साझेदारी के मूल तत्व, पुनर्गठन, प्रवेश, अवकाश ग्रहण, फर्म का समापन, अंश पूंजी, ऋण पत्र, वित्तीय कंपनी के वित्तीय विवरण, फिर अनुपात विश्लेषण, रोकड़ प्रवाह। 10 चौक 40, आप 40 क्वेश्चन कर लीजिए, आपके 20 नंबर पक्के। तो ये जो 40 क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं, इन 40 क्वेश्चंस को आप कर लेंगे, आपको आंसर भी दिख रहा होगा। ये 40 क्वेश्चन यदि आप लोगों ने कर लिए तो आप लोगों के लिए बिल्कुल ये 72 नंबर, जो मैंने 2 वीडियो पढ़ाए वो 2 वीडियो के ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, आपके 32 मार्क्स कहीं नहीं गए। और भी आपको पढ़ने की इच्छा है थोड़ा बहुत, क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है कि वो थोड़ा बहुत इधर उधर उसको घुमा देते हैं, तो इसलिए एक 32 आउट ऑफ 32 ऐसे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो ऑब्जेक्टिव भी आप देखिए उसमें। और ये 2 वीडियो मैंने लास्ट डाले थे, इनको देखिए। तो ये 32 मार्क्स आपके कंप्लीट करते हैं, 20 मार्क्स आपके स्कूल के, 52 और 20 मार्क्स का मैंने ये आपको बताया 2-2 नंबर, ये आपके बनते हैं 72 नंबर। ठीक है, तो ये 72 मार्क्स के आपको बिल्कुल करीब पहुंचा देगा ये। तो मैं बहुत ही आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं और आपको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूं कि आप लोग इसको देखिए बार बार और समझिए। ठीक है, अब रहे हमारे 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन। तो 3 नंबर और 4 नंबर के लिए मैं आप लोगों को अकाउंट जो है, कई बच्चे ये बार बार ये बोल रहे हैं कि सर अकाउंट जो सवाल है उनकी प्रैक्टिस करवाइए। तो अब हम हमारे लास्ट ईयर जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं बोर्ड एग्जाम के, उसमें जो आए हुए क्वेश्चन हैं, तो उनके आधार पर उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन हमेशा एज इट इज वही के वही अंक नहीं आते, हमें उसको तरीका मालूम होना चाहिए। तो अगले वीडियो में मैं क्वेश्चंस जो है उनको कैसे हल किया जाता है वो हम समझने वाले हैं, और कौन कौन से क्वेश्चन आईएमपी वाले हैं उनको करने वाले हैं। तो अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं,
तब तक के लिए गुड बाय।